प्रेमचंद और उनके फटे जूते। दरअसल मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जिनको कलम का सिपाही कहते हैं, जिन्होंने भारत की आत्मा को शब्द दिए, जिनके कहानियों को, उपन्यास को पढ़ के आप जो भारत पराधीन था, जो स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले की कहानी आप जान सकते हैं। पर मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते की हम बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल हरिशंकर परसाई ने मुंशी प्रेमचंद की एक तस्वीर में, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और उनके जूते फटे हुए हैं, उसको देखकर उन्होंने एक रचना लिखी, मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। और हमने उस पर नाट्य मंचन किया और उसमें बहुत सारे जो परसाई की बहुत सारे सटायर को डाला। हम लगातार जो है मुंशी प्रेमचंद को अलग अलग तरह से याद करते हैं। कभी उनकी प्रासंगिकता पे बात करते हैं, कभी उनकी कहानियों का मंचन करते हैं। हमने बूढ़ी काकी से लेके मंत्र से लेके ना जाने कितनी कहानियों का, कफन से लेकर पूस की रात, बहुत सारी कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया, मंचन किया और कोशिश की कि प्रेमचंद जो हैं वो लगातार लोगों के बीच बने रहें। हम क्या कोशिश करते, प्रेमचंद अपने कथा साहित्य से लोगों के बीच बने हुए हैं। देश का ऐसा लेखक जिसने इतनी सारी रचनाएं लिखी जो आज भी शाश्वत है। यदि हमको महाजनी सभ्यता को समझना है, बदलते भारत को समझना है, हमको किसान से मजदूर होने की पीड़ा को समझना है, तो हमको कहीं ना कहीं प्रेमचंद के पास जाना पड़ता है और हम प्रेमचंद के साहित्य में वो सारी चीजें देख पाते हैं। प्रेमचंद नवाब के नाम से जिन्होंने लिखना शुरू किया, वो हिंदी उर्दू साहित्य के वो बड़े कथाकार थे। दरअसल प्रेमचंद का नाम वास्तविक जो है धनपत राय था श्रीवास्तव। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव में, जो यूपी में है, वहां हुआ। नवाब राय के नाम से लेखन उन्होंने किया। बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से साहित्य रचना शुरू किया और चूंकि वो सरकारी नौकरी में थे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि उनके लेखन में जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार थी उसके खिलाफ उनका लेखन था। उन्होंने जो है कथा कहानी को उन्होंने मनोरंजन नहीं बनाया, उन्होंने समाज को दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, जो निम्न मध्य वर्ग, शोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सामंती व्यवस्था और मानवीय संवेदना उनके लेखन के प्रमुख विषय रहे। कहीं ना कहीं गांधी से वो बहुत प्रभावित भी थे, तो उनकी कहानियों में, प्रारंभ की कहानियों में बहुत आदर्श दिखता है। पर कफन के आते आते तक, गोदान के आते तक बहुत सारी जमीनी सच्चाई भी हमको सामने दिखने लगती है। गोदान जो है एक ऐसा उपन्यास है जो भारतीय किसान के संघर्ष की अमर गाथा है। होरी आज भी भारतीय किसान का प्रतीक माना जाता है। गबन जो है वो मध्य वर्ग की जो दिखावे की प्रवृत्ति है और जो उसका नैतिक संकट है, जो आज हमको बहुत ज्यादा गहरा दिखता है, वो दिखता है। अगर मैं निर्मला की बात करूं तो दहेज प्रथा और बेमेल विवाह की त्रासदी जो आज भी हमारे समाज में दिखती है। कर्म भूमि जो है स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम रहा है। रंगभूमि पूंजीवाद और शोषण के विरुद्ध जो एक प्रकार से सेवा सदन की अगर बात करें तो स्त्री जीवन और सामाजिक बंधनों पर आधारित है। प्रेमाश्रम जो है किसान जीवन और जमींदारी व्यवस्था पर कहा है। अगर मैं प्रेमचंद ने करीब 300 कहानियां लिखी दोस्तों, इसमें से आज बहुत सारी पाठ्यक्रम में है, धीरे धीरे कुछ हट भी रही हैं, बावजूद इसके प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं। ईदगाह कहानी, यदि हमको आज के समय को समझना, और जो लोग वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि ईदगाह कहानी क्या कहती है। कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, सदगति, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, बहुत सारी कहानियों पे फिल्में भी बनी और लगातार उनके नाट्य मंचन होते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हमने प्रेमचंद की कहानियों पे बहुत सारे नाट्य का मंचन किया और जब हमको लगा कि हम परसाई और प्रेमचंद को एक साथ खड़ा करें और देखें कि जो आज़ादी के पहले के कथाकार जो हैं प्रेमचंद को आज़ादी के बाद का कथाकार, व्यंगकार जो है हरिशंकर परसाई किस तरह से देखता है, तो हमको याद आते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और फोटो खींच रहे हैं। ये फोटो ऐसे तो अगर सामान्य दिखती है, अगर हरिशंकर परसाई जैसा व्यंगकार उस फोटो में प्रेमचंद के फटे जूते ना देख रहा होता। ऐसे कहा जाता है कि जब प्रेमचंद जी का निधन हुआ 1936 में, तब उनकी शव यात्रा में बहुत कम लोग थे और कहा कि ये कौन मरा है, तो बोले कि ये गुरु जी की यात्रा है और कुछ लिखना पढ़ना करते थे। तो हमारे समाज में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को, जिन पे नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, कई बार
लोग जो अपढ़ अशिक्षित और जो साहित्य को नहीं समझते, उनको लगता है कि एक मास्टर मरा है या एक साहित्यकार मरा है, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। कोई नेता मरता, कोई पूंजीपति मरता और उसको किस तरह से महिमा मंडित किया जाता है वो हम देखते हैं। बहरहाल प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं और हम प्रेमचंद की जयंती पर इसलिए उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी कहानियों का नाट्य मंचन करते हैं। तो अब बतौर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, कनपटी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे की को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पैर का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ, फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होती। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अभी हम देखते हैं कि रोज हर समय अलग अलग घड़ी में जो है पोशाक बदलते हैं। तो परसाई इस पे कहीं ना कहीं सटायर करते हैं। परसाई कहते हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक जाती है? अगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही, बड़ा विश्वास, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कुरान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होने की के बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है? फोटो ही खिंचाना था तो ठीक ठाक जूते पहन लेते, या खिंचाते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने का भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे मैं रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अगर समझते होते तो किसी से भी फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से भी वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ले जाती है। तुमसे जूते नहीं मांगते बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। जो लोग इत्र छुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं, उसमें फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी भी फोटो में खुशबू देता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पे 2500 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपियों के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना है कि मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारे फटे जूते देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, कथा सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। वो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तल्ला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ भी खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तल्ला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पांव नीचे घिस रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझ जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हुए हो।
मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है। क्या मतलब इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया है, या पूस की रात में नील गाय हल्कू के खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि माधव की औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या ये बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे को बचाने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने में जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए भी कहा गया कि जिनको देखे दुख उपजत है, तिनको करने परत सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई, उससे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टिला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टिले से समझौता भी तो हो सकता था। कभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टिला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उससे बचकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टिलों से समझौता भी तो हो सकता था। तुम नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी तो जंजीर थी। अगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारे ये पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं, पांव की उंगली से भी इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए या तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टिले को बरकरार रख कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा है। मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलुओं का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। ये लिखा हमारे समय के बहुत बड़े व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने, जिनके पूर्वज थे प्रेमचंद। और इस समय भी हमारे देश में बहुत सारे प्रेमचंदों के जूते फटे हुए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ईमानदार लेखन या जीवन शैली जीते हैं। और बहुत सारे परसाई भी, वो कहते हैं कि साँच कहूँ तो मारन धावे कबीर की तरह, झूठे जग पथियाना, साधो जग बौराना। तो कहीं ना कहीं आज प्रेमचंद की जयंती पे मुझे लगा कि मैं गुरु परसाई को भी याद करूं, मुंशी प्रेमचंद को भी याद करूं, और उस परंपरा को भी याद करूं जो हमको ये ताकत देती है कि हम अपनी बात कह सकें। प्रेमचंद के फटे जूते दरअसल हमारे पूरे सामाजिक जीवन का ताना बाना है कि किस तरह से लोग जो हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को छिपाते हैं और एक झूठी मुस्कान लाते हैं। पर प्रेमचंद जो है, उनके पाँव में कैनवास के जूते जो हैं, वो कहीं ना कहीं
अगर फटे और उसमें उंगली दिख रही है और वो अपनी पत्नी के साथ फोटो में है, तो परसाई जैसा व्यंगकार उसको देखता है और एक व्यथा चित्र लिखता है। ये बहुत ही अंदर से करुणा उपजती है इस निबंध को पढ़ते, और इतना ही मार्मिक दृश्य वो खींचते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का समय कैसा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम प्रेमचंद जयंती पर उनको याद कर रहे हैं। हमने बहुत सारी उनकी कहानियों का मंचन किया जनमंच से, अपने छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी से रचना मिश्रा ने उनके कहानियों का नाट्य मंचन किया है, और बहुत सारे देश भर के रंगकर्मी प्रेमचंद की कहानी का और परसाई की कहानी का लगातार नाट्य मंचन करते हैं। और हम यही कह सकते हैं कबीर के शब्दों में कि हम ना मरी हैं जग सारा। तो आज हम इसलिए प्रेमचंद को याद कर रहे हैं। नमस्कार।